ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कहानी कुर्सी की आप देख रहे हैं। बात उत्तर प्रदेश के एक मौलाना की एक बयान की। मौलाना ने पश्चिम बंगाल में एक तकरीर दी और उस तकरीर में जबरदस्त उन्होंने जहर उगला। मौलाना जर्जिस अंसारी ने कहा, जो यूपी के मुसलमानों को बंगाल में बसने की नसीहत दे रहे हैं। मौलाना जर्जिस ये कह रहे हैं कि यूपी में मस्जिद गिराए जा रहे हैं। रात 10 बजे के बाद मस्जिदों में लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत नहीं है। यही नहीं, मौलाना को यह भी शिकायत है कि कोई कार्यक्रम करने से पहले पुलिस की इजाजत लेनी पड़ती है। इसके बाद मौलाना ने किस तरह बंगाल और उत्तर प्रदेश की तुलना कर दी, आप खुद सुनिए। हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ, हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं, अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते हैं। कई बार हम लोगों में चर्चे हो चुके हैं इस बात के। लेकिन सुन लो मेरे भाइयों, आज हालात क्या हैं, मदरसों पे जाके देख लीजिए, कितने सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चल चुके हैं। जर्जीस साहब भी अपने इटावा की एक मस्जिद के सेक्रेटरी हैं। शाही जामा मस्जिद, ये आपका इसारुद्दीन देखे हैं, गए हैं। हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मस्जिद अहले हदीस के पास नहीं है जितनी बड़ी हमारी इटावा के अंदर मस्जिद है। उस मस्जिद का मैं सेक्रेटरी हूँ, मुतवल्ली हूँ। अपनी मस्जिद में जुमे का खुतबा तो मैं दे सकता हूं, लेकिन इशा के बाद कोई प्रोग्राम भी बिना परमिशन के हम नहीं कर सकते, और परमिशन भी नहीं मिलती है, और मिलेगी भी तो 10 बजे से ज्यादा आप माइक नहीं बजा सकते हो, और वो भी सिर्फ अंदर ही अंदर, सिर्फ 10 बजे तक माइक, सिर्फ मस्जिद में आपकी आवाज रहे, मस्जिद के बाहर आवाज ना जाए। इस कंडीशन में हम उत्तर प्रदेश के लोग रह रहे हैं। अजानों पे पाबंदी हो चुकी है। कोई देके देख ले आज जोर से अजान। क्या बंगाल को भी आप वही बनाना चाहते हैं, उसी माहौल में लाना चाहते हैं आप? ये आपको सोचना है। अक्लमंदी, आप बहुत अक्लमंद हैं। हमें बंगाल के लोगों पर हमेशा भरोसा रहा कि अक्लमंद है। हम जैसे लोग भी चाहते हैं कि सेफ्टी अगर मिल सकती है तो बंगाल में मिल सकती है, कहीं इसको नजर न लग जाए। मुझे तो इनके बयान पर इतनी हैरानी हो रही है। अव्वल तो ये कह रहे हैं कि इन्हें बंगाल के मुसलमानों की समझ पर बड़ा भरोसा है, तो क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की समझ पर भरोसा नहीं है? ये तो खुद ही इटावा से है, यहीं के रहने वाले मुसलमान हैं। इन्हें अपने भी समझ पर कोई शंका हो रही है क्या? और जिस तरीके की ये बात कह रहे हैं कि मेरा तो दिल चाहता है कि मैं पश्चिम बंगाल में जाकर बस जाऊं, तो यहाँ पर कौन उनके पांव पकड़कर रोक रहा है? क्यों नहीं जाकर इनका परिवार वहां बस जा रहा है पश्चिम बंगाल में? लेकिन जितनी भी ये बातें कर रहे हैं, कितनी हैरानी है हर्षवर्धन जी, कितनी हैरानी है। ये कह रहे हैं कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत नहीं है। अरे तो साहब, मस्जिद में केवल इजाजत नहीं है, वो मंदिर में भी इजाजत नहीं है, शादी ब्याह में इजाजत नहीं है, ढोल नगाड़े पर इजाजत नहीं है। और ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, यहाँ पे योगी सरकार थोड़ी ना कह रही है। नहीं, एक तो ये कि मौलाना का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, 10 के बाद सोया करो भाई, लाउड स्पीकर पे मत जाया करो, तबीयत खराब हो जाएगी और फिर किसी लायक नहीं रह जाओ। वैसे ही पता नहीं कैसे चीख चीख के बोल रहे हो, ये बोलते हुए पता नहीं किसी दिन कलेजा मुंह से बाहर आ जाए। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं ये। और बंगाल में जाकर पॉलिटिकल भाषण दे रहे हैं, यूपी के मुसलमानों को बेवकूफ कह रहे हैं, मूर्ख कह रहे हैं। आप भी वहीं के हैं और आप अपने लोगों को, अपनी कौम को, अपने साथ के लोगों को आप मूर्ख बता रहे हैं। ये कमाल है। इस पे तो अखिलेश यादव और जो इनके नुमाइंदे हैं, संभल के बर्क साहब या जो दूसरे लोग हैं, उनको जाके एफआईआर करानी चाहिए कि ऐसा आदमी हमारे समाज को, पूरे कौम को गाली दे रहा है। दूसरा, ये जिस तरह का जहर विभाजन फैला रहे हैं, दूसरी एफआईआर उस पर होनी चाहिए। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय और बाकायदा यूपी सरकार ने कहा है लाउड स्पीकर की एक टाइमिंग, उसके बाद ये कह रहे हैं, तो यानी इसका मतलब कानून व्यवस्था को तोड़ने की बात कर रहे हैं। तीसरी एफआईआर उस पर होनी चाहिए। और ये 3 एफआईआर हो जाए तो शायद इनकी जो ये कहते हैं ना कि लाउड स्पीकर में जो कुएं से आवाज 10 बजे के बाद नींद आ जाएगी, ये बंद हो जाएगी। नहीं, 10 बजे के बाद नींद भी आ जाएगी। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, ये बंद हो जाएगा, क्योंकि ये इस तरह के लोग शायद इन्हीं वजहों से ये सब बोल पाते हैं, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है। और चिंता ममता जी को करनी चाहिए। अगर ऐसे उनके पैरोकार हैं तो उनके लिए समस्या गंभीर होने वाली है, क्योंकि हिंदू तो हिंदू, समझदार मुसलमान भी सोचेगा कि 10 बजे के बाद ये आदमी अगर यही करना चाह रहा है, मस्जिद से वही सब करना चाह रहा है, तो फिर क्या हमारा जीवन रह जाएगा? चिंता ममता बनर्जी करनी चाहिए। हाँ, यहां ध्रुवीकरण होगा, यहां होगा ध्रुवीकरण।
अगर ये बंगाल में। मौलाना इसी तरह से बोलते रहे तो बंगाल में ध्रुवीकरण होगा। समीर जी, देखिए, मौलाना अंसारी कह रहे हैं कि भाई बंगाल में जाके बसना है, तो मैं तो कहूंगा वो बंगाल जाके बसे। हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक कहीं भी जाकर बस सकता है। बिल्कुल 3 महीने बस ले, उसके बाद तो बीजेपी की सरकार आ रही है, तो वहां फिर वो 10 बजे के बाद फिर से लाउड स्पीकर बजा नहीं आप पाएंगे। जिस क्या तरीके चाह से रहे हैं कि फिर वो वहां से भी बोरिया बिस्तर हाँ, तो लपेट फिर के वो फिर यूपी देखिए आए? कहाँ जाएंगे भाई? कानून का पालन होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और 10 बजे के बाद क्या आपके मुस्लिम कम्युनिटी में बच्चे, छोटे बच्चे नहीं रहते जो पढ़ते हैं या स्कूल जाते हैं सुबह, जिनको तकलीफ होती है? क्या बीमार बुजुर्ग नहीं है जिन लोगों को 10 के बाद इस तरह से तकलीफ होती है? तो आप समाज में क्या संदेश देना चाहते हो कि भाई 10 के बाद अनुमति मिले, मतलब हम रात को 1 बजे तक डीजे बजाते रहे मस्जिद से? इस तरह की आप परमिशन मांग रहे हो? तो मुझे लग रहा है बहुत आपत्तिजनक बयान है इनका। और जिस तरीके से भड़काने का काम एक समाज को कर रहे हैं, जिस तरीके से मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, इनके ऊपर सीधे सीधे समाज के अंदर विष घोलने का, जहर घोलने का, समाज में भड़काने का मामला दर्ज होना चाहिए और पुलिस उन्हें तत्काल गिरफ्तार करे। और पुलिस जाएगी तो फिर ये भी वैसे ही बीमार पड़ जाएंगे जैसे पप्पू यादव बीमार पड़ गए। मुझे तो ये लग रहा है कि क्या ऐसा है राकेश जी कि यूपी में कानून का डर है, पश्चिम बंगाल में कानून का डर नहीं है? यूपी में चाहे हिंदू चाहे मुसलमान दोनों को 10 बजे के बाद फिर स्पीकर अलाउड नहीं है, लेकिन बंगाल में अलाउड है। वहां पे कानून की धज्जियां उड़ाना अलाउड है। नहीं, ये मौलाना साहब पश्चिम बंगाल में बैठ के बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का जो मुस्लिम है वो अक्लमंद है, और इसका मतलब अप्रत्यक्ष तौर पे और उत्तर प्रदेश के मुसलमान को मूर्ख कह रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश का मुसलमान विरोध करते हुए इनको मूर्ख कह रहा है। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को कहना है कि ये यूट्यूबर है, अपना लाइक और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहा है, इसकी कहीं कोई महत्व तो नहीं उत्तर प्रदेश में। ये फर्जी मौलाना है, ये मैं नहीं कह रहा, ये उत्तर प्रदेश के मुसलमान कह रहे हैं इसको। अब ये जो कह रहे हैं कि हम बंगाल में बस जाएंगे, अब इसी टाइप के लोग तो बंगाल में बसे हैं जिससे SIR को लेकर बवाल मचा हुआ है। जो ममता बनर्जी के लिए जो सबसे बड़ा सिरदर्द बना है, तो बंगाल के लोग भी आ गए हैं, ये मौलाना टाइप के लोग भी पहुंच गए हैं, उसी को लेके SIR पे पेच फंसा है। और वो पेच सुलझाना ममता के लिए मुश्किल पड़ रहा है, तो कहीं वो सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं, कहीं वो अपना कोलकाता में धरना प्रदर्शन करती हैं, कहीं दिल्ली में करती हैं। तो ये मौलाना टाइप के लोग जो है उनके लिए शुभचिंतक नहीं है, उनके लिए घातक साबित हो रहे हैं। आपने जब टाइप बोला ना, तो अभी थोड़ी देर पहले हम मोहन भागवत जी के बयान पर बात कर रहे थे ना कि 4 किस्म के हिंदू होते हैं। कभी कभी 4 किस्म के मौलानाओं पर भी ऐसी कोई चर्चा होनी चाहिए, है ना विजय जी? ये विषय बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। अलग अलग किस्म के मौलाना है हमारे देश में, एक ऐसे हैं जो विभाजनकारी हैं। इधर अच्छा, पश्चिम बंगाल में एक और पेच है, वो बाबरी मस्जिद को लेकर है। विजय जी, इस पर आपकी मैं राय चाहूंगी। उस पर नया घमासान है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने लखनऊ की सड़कों पर पोस्टर लगाए हैं और इस पर बवाल मचा हुआ है। पोस्टर में 10 फरवरी को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जाने का ऐलान किया गया है। पोस्टर में लिखा है, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। होर्डिंग में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर है। साथ ही हुमायूं कबीर को मुगल आक्रांता के तौर पर दिखाया गया है। लीजिए, अब यहां से पूरा एक कुनबा उठ के जाएगा, पश्चिम बंगाल पहुंचेगा और फिर वहां पर भी गिराएगा। ये सब अलग अलग तरीके के हिंदू और मौलाना हैं। अब कौन सी कैटेगरी में क्या रखें? मौलाना साहब को तो देखकर फिर से मुझे हिमंता बिस्वा शर्मा की याद आ गई। वो बंदूक लेकर कर रहे थे, जहर घोल रहे थे, ये बिना बंदूक के घोल रहे हैं। इनके पास बस बंदूक नहीं है, बाकी जहर माइक है। तो ऐसे लोगों का कोई मायने नहीं है। और जैसे राकेश जी ने भी कहा ना कि ये सब लोग अपने फॉलोअर्स, अपनी दुकान बढ़ाने के लिए, दुकान ही कहता हूँ, माफ कीजिए मुझे, तो वो ये सब लोग यूपी के विजय जी, यूपी के मुस्लिम समाज ने कहा है इनके लिए कि ये सिर्फ यूट्यूबर है। देखा है कभी मुसलमानों को साथ लेकर चलने के लिए उनको? और यूपी के मुसलमान तो बंगाल में भी रहते हैं, तो वो मूर्ख है वहां पर। लेकिन इस तरह की तकरीरें करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब लोग अपने अपनी दुकान चलाने के लिए करते हैं। और ये तो शर्मनाक बात है कि इस तरह से बात करें कि यूपी के मुसलमान क्या करते हैं, नहीं करते हैं। बंगाल में रहें, वो जैसे बात हुई, कहीं भी रहें देश में, जहां रहना चाहता है। फिर बंगाल से आगे का भी देखना पड़ेगा उनको कि और कहाँ रह सकते हैं, वो कहाँ जा सकते हैं, वो सारी बातें। लेकिन वो जो बात कह रहे थे ना, वो मुझे उस पोस्टर में वो दिखाई दे रही है ना। वो कह रहे हैं कि वो तो हालांकि सरकारी टॉन्ट था उनकी बात में, हाँ। लेकिन यहाँ पर तो ये कह रहे हैं कि हम फिर आएंगे, बाबरी वहां जाके गिराएंगे। ये भी वही है, ये भी वही मौलाना है, चले जाएं वहां पर भी। देखिए, हुमायूं कबीर की मस्जिद बनाना उसका एक पॉलिटिकल एंगल है, लेकिन उस मस्जिद को गिराने की क्या बात है? वो मस्जिद तो राम जन्मभूमि पर बना ही नहीं रहे ना, वो तो अपनी जमीन पर बना रहे हैं, अपनी जमीन पर बना रहे हैं ना। मुर्शिदाबाद में मस्जिद जो बन रही है उसका वो पॉलिटिकल एंगल से कैसे यूज कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन वो राम जन्मभूमि पर या किसी मंदिर को तोड़कर तो नहीं बना रहे, तो आप वहां जाकर क्या करेंगे? एक लाइन बस। हुमायूं हमेशा खदेड़े गए हैं। बाबर के बेटे हुमायूं को शेरशाह सूरी ने खदेड़ा, भागता भागता घूम रहा था। ममता बनर्जी के हुमायूं को अब हिंदू खदेड़ने पे उतारू हो गए।
तो जब ममता बनर्जी ने तो पहले ही खदेड़ दिया उस हुमायूं नहीं को। नहीं, लेकिन आज भी ममता बनर्जी के हुमायूं माने जाएंगे, तृणमूल से गए हैं बाहर, तो आज भी तो हुमायूं हमेशा खदेड़े गए हैं और हुमायूं फिर से खदेड़े जाएंगे। एक बार बीजेपी के हुमायूं रह चुके हैं वो। हाँ, बीजेपी पहले बीजेपी में भी रह चुके हैं। अच्छा, तो मतलब हुमायूं नाम में ही ये समस्या है, हुमायूं खदेड़ नाम ही में ही जाता है। समस्या है, ठीक, उनको सदैव ठीक, खदेड़ा गया है। ठीक, बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार में करारी हार के बाद तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने की कोशिश में लग गए हैं। तेजस्वी ने कल आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। तेजस्वी ने कहा कि वो कमजोर नहीं, बस समय कमजोर है, अपना टाइम आएगा। आप पहले सुने तेजस्वी यादव ने क्या कहा। समय है उनका, हम लोग कमजोर नहीं है, बल्कि हमारा समय कमजोर है। समय आएगा, आप लोग इंतजार कीजिए और आप लोग इस तेजस्वी पर एक बार भरोसा कीजिए, संगठित होइए, एक दूसरे से आपस में मत भिड़िए, इसका बुरा इसका शिकायत मत कीजिए, एकजुट होकर के राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही बनके एक बार जिस दिन हम लोग खड़े हो गए, कोई माइकल लाल आप लोगों को जीतने से रोक नहीं सकता। अब जो बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं हर्षवर्धन जी, अब उनकी पार्टी तो उन्हीं पर भरोसा करेगी। परेशानी तो यह है कि जनता उनके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रही है, वरना आज सत्ता में वो होते। और वो ये कह रहे हैं कि हमारा समय आएगा। यही समय तो उनकी पार्टी के लिए, उनके परिवार के लिए हर लिहाज से सबसे सही समय हो सकता था, लेकिन बुरा समय हो गया। लेकिन मीनाक्षी, मुझे उम्मीद थी कि अच्छी छुट्टी, अच्छा वाला वेकेशन मना के जनता के बीच से हारने के बाद ठीक ठाक से रिजुविनेट होकर लौटेंगे तो थोड़ी ढंग की बात करेंगे। और इसमें मुझे एक गंभीर संकट ये दिख रहा है कि तेजस्वी यादव को स्वयं पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वक्त किसी का खराब या अच्छा नहीं होता है। वक्त खराब अच्छा कुछ स्थितियां करती है और उन स्थितियों के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराना, इसका मतलब आपका वक्त अभी और खराब चलने वाला है। उसके कर्म खराब है, कर्म खराब होते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि वक्त खराब क्यों है और वो कौन होता है, सबसे पहले स्वयं पर भरोसा करना होता है। मुझे तो तेजस्वी यादव के इन बयानों में, इस बातचीत में, इस भाव भंगिमा में, बॉडी लैंग्वेज में दिख ही नहीं रहा कि तेजस्वी लड़ने के लिए तैयार है। ये ठीक वैसी ही खाना पूरी है, चुनाव हो गया है, अगले 4.5 साल फिर से अभी सत्ता रहनी ही रहनी है, तो तब तक क्या करना है, कार्यकर्ताओं के बीच में जाके कुछ बातचीत करना है। इतने मुद्दे आप बता रहे थे, नीतीश जी की फिर से सरकार आ गई, आप तो कह रहे थे अब वो किसी लायक नहीं है, भाजपा के साथ ही आ गई। कौन सा आंदोलन खड़ा करने की बात आप कर रहे हैं? और जब कहता है कोई कि वक्त खराब है, हम नहीं खराब है, इसका मतलब यह है कि कोई समीक्षा करने को तैयार नहीं, रिव्यू करने को तैयार नहीं। इतनी बड़ी हार हो गई, घर में चप्पल चल गई, जैसा उनकी बहन ने बताया, हम नहीं कह रहे हैं। स्थिति यह हो गई कि भाई बहन, मां बाप सब एक दूसरे से जाने क्या क्या हो गया, पार्टी के भीतर कौन कौन से आरोप नहीं लग गए, और आप कह रहे हैं कि वक्त खराब है इसलिए ऐसा हो रहा है। इसका मतलब यह कि स्वयं पर आपको भरोसा नहीं, हार की समीक्षा करने को तैयार नहीं, और अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो राष्ट्रीय जनता दल का भविष्य, फिलहाल भविष्य क्या, वक्त ठीक नहीं आने वाला है। वक्त ठीक नहीं आने वाला। विजय जी, वो ये बात कह रहे थे कि जब मूंछें नहीं आई थी तभी ईडी, सीबीआई और सीआईडी जो भी तमाम बातें उन्होंने कह दी, क्योंकि बड़ी गौरव करने वाली बात है। घोटाला हुआ ना, कोर्ट ने बताया ना घोटाला हुआ है, तो ये गौरव से बता रहे हैं कि हाँ हमारे घर में ईडी सीबीआई सब आए हैं। नहीं, वो तो इस दृष्टि से बता रहे हैं कि हम तो बचपन से इनको झेलते रहे हैं, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा है, मैं ये यहाँ पर तेजस्वी जी के साथ एक बात करना चाहता हूँ कि उनको थोड़ा भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। ममता बनर्जी से भी सीख सकते हैं कि संघर्ष जो है ना, वो आपके वक्त को, अगर आपको लग रहा है कि कमजोर है तो वो बदल देता। ये सरेंडर करना कि भाई अब हार गए हैं, अब कुछ नहीं होगा, लड़ाई कैसे करेंगे, खुद को लड़ाई लड़नी है, खुद पे भरोसा करना है। और वो खुद पे भरोसा करेंगे तो उनका जो वोटर है, उनके साथ जो समर्थक है, वो उन पर भरोसा करेंगे। इस पहिए को तो घुमाना पड़ेगा ना, या केवल ऐसे कमजोर कह देने से, कमजोर कहने का बहाना क्या है, कमजोर लाया भी कौन उस वक्त को। यदि आप उस लड़ाई को ठीक से लड़ते, और अब भी मौका है, मौके तो खत्म नहीं होते जिंदगी में, अब ठीक से लड़ाई लड़ें, ठीक से मजबूती से काम करें, नीतीश सरकार के खिलाफ लड़ें। नीतीश सरकार के खिलाफ के बजाय जो लोग हैं उनके लिए तो लड़ें। सरकार के खिलाफ लड़ना ही जरूरी नहीं होता, अपने काम को, अपनी बात को आगे बढ़ाने की एक्सरसाइज करनी चाहिए। अपने परिवार के लिए लड़ लें। अब वो तो खुद इतना निराश हो गए हैं,
वो तो उनका घर परिवार, मतलब परिवार का मतलब जो निजी परिवार है वो भी, और पार्टी का परिवार, दोनों ही एक तरह से ऐसे मैस में आ गया है। उस सबको ठीक करने का ये मौका है। चलिए, अब सरकार में नहीं आए हैं तो उस पर काम ठीक से करें और उसको बेहतर करने की कोशिश करें। ये जो एक्सक्यूजेज वाला जो कि अपना समय आएगा, वो अपना टाइम आता नहीं है, अपना टाइम लाना पड़ता है ना, कोशिशें करनी पड़ती है। वो क्या कोशिशें करते हैं देखते हैं। लेकिन पूर्णिया से सांसद है, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, टाइम उनका ठीक नहीं चल रहा है और ये उनका जो टाइम खराब चल रहा है इसे भी वो खुद ही लेकर आए हैं। उनकी मुश्किलें कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले पप्पू यादव को 31 साल पुराने केस में पटना में गिरफ्तार किया गया। अब पप्पू यादव और उनके 20 समर्थकों पर FIR हो गई। सरकारी काम में बाधा और पुलिस कर्मियों को धमकाने के आरोप में केस दर्ज हुआ। पप्पू यादव को कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया और इसके बाद पप्पू यादव को पटना के बेऊर जेल में लाया गया। वहां एंट्री होने के बाद इलाज के लिए उन्हें PMCH लाया गया। अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। मुझे तो आज तक समीर जी ये बात समझ में नहीं आई, जैसे ही कहीं पर पुलिस पहुंचती है जो आरोपी होता है वो बेहोश क्यों हो जाता है और उसकी तबीयत क्यों खराब हो जाती है, हमेशा स्ट्रेचर पर क्यों ले जाया जाता है, ऐसी नौबत क्यों आती है? देखिए, सारे हथकंडे होते हैं, पुलिस के कस्टडी से बचने की कोशिश की जाती है कि हम बीमार बता दो, अस्पताल में चले जाओ, अस्पताल में सुख सुविधा लो और फिर कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दो कि साहब तबीयत ठीक नहीं है, शुगर का लेवल बहुत बढ़ गया है, किडनी खराब होने की स्थिति में है और इनको घर पर आराम करने के लिए उनको बेल दे दिया जाए और स्वास्थ्य के आधार पर बेल मिल जाए। तो पप्पू यादव तो अभी लगातार जिस तरीके से बिहार के अंदर राजनीति कर रहे थे, निर्दलीय सांसद बने, उनके बाद लगा उनके बाद भविष्य बहुत बेहतर है और जिस तरीके से वो लगातार आरोप लगाए जा रहे थे और कल अब जब उनका 31 साल पुराना मामला आया तो किसी के लिए भी अतीत छूटता नहीं है। मतलब आपके अतीत में आपने जो कर्म किए हैं, जो बुरा किया है, वो कभी ना कभी तो निकल कर आएगा। लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला किया था, मुख्यमंत्री रहते, उसके बाद सजा मिली उनको इतने सालों के बाद। और तमाम लोग इस तरह के उदाहरण है कि भाई पद पे रहते उन्होंने कोई गलत काम किया, उसके बाद वो रिटायरमेंट के बाद भी उनको उसकी सजा मिली है। तो देर जरूर है, अंधेर नहीं है। पप्पू यादव अब सरकार के गिरफ्त में है, अब वो कानून के गिरफ्त में है, अब बड़ा मुश्किल है उनके लिए। और अभी तो कल ही बयान आया है नीतीश कुमार के एक मंत्री का कि अभी तो एक ही मामला खुला है, अभी 12-15 साल पुराने 5 मामले हैं जिसकी तहकीकात की जा रही है। और अब तो नीतीश कुमार गृह मंत्री नहीं है कि छोड़ देंगे, अब तो सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय है। सम्राट चौधरी सारी उनकी फाइल निकाल रहे हैं, पप्पू यादव की पुरानी कुंडली। तो मुझे लग रहा है कि पप्पू यादव के लिए बड़ा मुश्किल होगा बाहर आना पाने वाले समय में। नहीं मीनाक्षी, लेकिन समीर जी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि वो कोई मतलब ड्रामा वामा कर रहे हैं, वो डर गए होंगे। मुझे तो लगा NSD में कुछ ऐसी डर गए होंगे ना। आखिर देखा नहीं था आप लोगों ने क्रैश कोर्स भी कराती है। बिश्नोई कुल्लू बिश्नोई क्या कहा, फिर वो फोन आ गया तो डर गए। तो डरते बहुत तेज हैं, तो डर में कुछ हो गया होगा। आप लोग जो डराते हैं और डरते हैं उनका यही, इसके अलावा और कुछ जानते नहीं। शिवप्रकाश शुक्ला का फोन आया तो डर गए थे तब। अब देखिए, आप ही कह रहे हैं डर जाते हैं, फिर भी आप कह रहे हैं बेचारे, मतलब आप पप्पुआधिकार पे आप बेवजह सवाल खड़ा कर रहे हैं। मानवाधिकार होता तो पप्पुआधिकार भी होगा या नहीं होगा? सर एक और देश है और वहां के जो नेता हैं, आका हैं, वो भी बहुत डरते हैं। वो कौन है, कौन डरता है ये आप भी समझ गए होंगे। डरने वाला कौन? पाकिस्तान। डराने वाला कौन? हिंदुस्तान।